आप लोग समसामयिक मुद्दों के बारे में सुन रहे थे। मैंने पिछले 2 लेक्चर में कृषि के समसामयिक मुद्दे में खाद्य सुरक्षा और उर्वरक के संबंध में आप लोगों से चर्चा किया है। और अब मैं बताना चाहूंगी कि एक और समस्या हमारे सामने है। बहुत सारे समस्याएं हैं। इन समस्याओं में से भोजन, आहार और भूख की समस्या विश्वव्यापी समस्या है। विश्व का बहुत बड़ा वर्ग इस समस्या से ग्रसित है। इसके पहले हम देखें तो जानते हैं कि जो कृषि भूगोल के इन समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, कृषि भूगोल जिसको हम भूगोल कहते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी तल का अध्ययन कहते हैं, उसकी एक ब्रांच है, एक शाखा है। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मूलतः 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एगर और कल्चर। एगर AGER जिसका आशय होता है खेत, और कल्चर का तात्पर्य संस्कृति। तो खेत की संस्कृति जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, और पशुपालन में बहुत सारे जो वर्ग होते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, ये सब कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अन्न उत्पादन के इतिहास में हम ध्यान दें तो पहले जब कृषि कार्य शुरू होता था तो व्यक्तियों की आवश्यकताएं सीमित थी। तो सीमित आवश्यकता के कारण लोग सिर्फ अपनी आजीविका पूर्ति के लिए अनाज का उत्पादन करता था, और उस अनाज उत्पादन को जीवन निर्वाह कृषि कहते थे। हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ते गए, अग्रसर होते गए, और इस जीवन निर्वाह कृषि के स्थान पर व्यापारिक कृषि करने लगे। और कुछ देश विदेशों में तो कृषि को उद्योग का भी दर्जा दिया जा रहा है। और इस व्यापारिक विकास यात्रा बम्पर स्टार, बहुत अधिक उत्पादन, अनाज का उत्पादन, अन्य फसलों का उत्पादन, उसके पश्चात भी हमें आज हम देखते हैं विश्व स्तर पर तो अनेकों समस्याएं दिखाई देती है। और मुख्य रूप से हम देखें तो जो भोज्य पदार्थ, जिसके लिए भोजन जो मूलभूत आवश्यकता होती थी, जिसके लिए हम कृषि कार्य करते थे, वही खाद्यान्नों की स्थिति बिगड़ने लगी है। और खाद्यान्नों की बिगड़ती स्थिति में हम देखें तो विकासशील देशों में खाद्यान्नों की बढ़ता हुआ ऋण भार, कर्ज दिखाई दे रहा है। इस ऋण भार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1962 में कृषि उपज के लिए एक योजना बनाई, जिसमें आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। कुछ सुझाव सामने आए। इस आधार पर विकसित देशों पर भी निर्भरता बढ़ने लगी है। 60-70 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। कृषि की स्थिति में, खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति में तो सुधार हुआ है, लेकिन मैंने अपने और पूर्व व्याख्यानों में कहा है कि इस हरित क्रांति के साथ साथ अनेक जो समसामयिक समस्याएं जो सामने आई है, उसमें कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, और भूख और पोषण की समस्या सामने आने लगी है। क्योंकि हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक उपयोग होने के कारण भूमि की जो प्राकृतिक गुण था, उर्वरता थी, वो नष्ट होने लगी। बहुत अधिक क्षेत्रों पर कृषि कार्य करने के कारण वन भूमि, चारागाह भूमि सिमटने लगा। इसी प्रकार से अत्यधिक कृषि क्रांति के कारण हमने भूमिगत जल का बहुत अधिक दोहन किया, और भूमिगत जल की मात्रा भी कम होने लगी। और इन सब से क्या हुआ, कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ, और कृषि उत्पादन भोज्य पदार्थ की समस्या सामने आई, और आज भयावह रूप में आहार, पोषण, भूख की समस्या दिखाई दे रही है।
आहार, पोषण और भूख, इन सब को हम देखें तो विश्व के विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक विचित्र सा विरोधाभास दिखाई देता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच में स्पष्ट विभाजक रेखा दिखाई देती है। यह विभाजक रेखा ऐसा है कि विकसित देशों में तो अनाज का पर्याप्त भंडार है, पर विकासशील देशों में भूखमरी की समस्या है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल है, नियंत्रित है, पर विकासशील देशों पर जनसंख्या वृद्धि में कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए भूखमरी की समस्या बढ़ते जाती है। विकसित देशों में कृषि, उद्योग और व्यापार के रूप में किया जाता है, जबकि विकासशील देशों में कृषि कार्य आज भी जीवन निर्वाह के रूप में, वन्य क्षेत्रों में हम देखें भारत का उदाहरण, तो आज भी कुछ क्षेत्रों पर झूमिंग कृषि की जाती है, यानी परंपरागत तरीके से कृषि उत्पादन किया जाता है। तो इससे ना तो उनकी भूख की आवश्यकता पूर्ति होती है और ना पर्याप्त उत्पादन होता है। विकासशील देशों में तकनीकी ज्ञान की कमी है, आर्थिक उत्पादन का स्तर नीचे है, विदेशी मुद्रा की कमी है और आज भी परंपरागत उत्पादन के कारण जो खाद्यान्न उत्पादन होना चाहिए, कृषि उत्पादन होना चाहिए, उसमें आज भी कमी देखी जाती है। जबकि विकसित देशों में क्या होता है, किसानों को जबरदस्ती सब्सिडी दी जाती है। क्यों सब्सिडी दी जाती है? कि वो अपनी कृषि जमीन को खाली छोड़ दें, पड़ती छोड़ दें, क्योंकि उससे बहुत अधिक उत्पादन होगा, तो बाजार में उसके अनाज का मूल्य कम हो जाएगा। किसान अपनी जमीन को खाली छोड़ देंगे विकसित देशों में, तो अनाज की मांग बनी रहेगी और अनाज की मांग बढ़ी रहेगी, तो विश्व स्तर पर अनाज के मूल्य को भी वो ऊंचा रख सकेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण से ये समस्या आज विश्वव्यापी हो रही है। आहार तो व्यक्ति सिर्फ ये देखता है कि उसको भरपेट भोजन मिल जाए। पोषण के अंतर्गत हम देखते हैं तो पोषण में सिर्फ भोजन नहीं, अनाज नहीं, उसके साथ अन्य जो पौष्टिक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सब भी होना चाहिए और शरीर में जो भी आवश्यक तत्व हैं, इनकी पूर्ति उन पोषक तत्वों से होनी चाहिए। और तीसरी स्थिति हम देखते हैं भूख। उनके पास ना पोषक तत्व है, ना भरपेट भोजन है, वो भोजन के अभाव से जूझ रहे हैं और भूखमरी की समस्या से ग्रसित होते हैं। इस स्थिति के कारण विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज आहार, पोषण और भूख से जूझ रहा है। विश्व के समस्त मानव समूह के भोज्य पदार्थ के आकलन करने से सिद्ध हो चुका है कि यदि पूरे दुनिया में देखें तो 3 बच्चों में से 2 बच्चों को भरपेट खाना मिलता है और तीसरा बच्चा भूखा सोता है। और यही विकसित और विकासशील देशों के बीच पर एक रेखा दिखाई देती है। यदि हम भोजन और उसके पोषण को देखें तो ये 2 रूपों में इसको निर्धारित कर सकते हैं। पहला पक्ष है परिमाण, मात्रा, और दूसरा पक्ष है उसकी गुणवत्ता। परिमाण। परिमाणात्मक भोजन में अनाज की मात्रा देखा जाता है। अनाज की मात्रा कम हो जाए तो उसकी कमी से अल्प पोषण होता है और कमी बिल्कुल ना मिले अनाज तो भूखमरी की समस्या कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पक्ष को देखें हम भोजन और पोषण के, तो उसमें गुणवत्ता को देखी जाती है। भोजन में पर्याप्त अनाज भी होना चाहिए
उसमें अन्य पोषक तत्व भी होना चाहिए, विटामिन, प्रोटीन की मात्रा, खनिज लवण की मात्रा भी होनी चाहिए, और इन सब के संयोग से उनको जो पर्याप्त कैलोरी मिलती है, ऊर्जा के रूप में मिलती है, उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। ये भोजन का गुणात्मक पक्ष है, सभी प्रकार के पोषक तत्व। और पोषक तत्वों में कमी हो जाए, अनाज तो मिल रहा है, खाना तो मिल रहा है, पर उसको पोषक तत्व पूरा नहीं मिल रहा है, सिर्फ चावल और रोटी मिल रही होगी, उसको फल फूल सब्जियां नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में उसके अभाव से क्या होता है, कुपोषण होता है। तो अल्प पोषण भोजन की कमी है, और कुपोषण भोजन में गुणवत्ता युक्त पदार्थों की कमी कुपोषण कहलाता है। अनाज की कमी कुपोषित देश के अंतर्गत अफ्रीकी देश आते हैं। गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत विश्व के विकसित देश भी सम्मिलित हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी देश विकसित है और उसको पर्याप्त पोषक तत्व मिल रहा है, वहां भी कमियां पाई जाती है। इसके अंतर्गत अमेरिकी और यूरोपीय देश भी सम्मिलित गुणात्मक पक्ष, यानी वहां पर सब तत्व है, लेकिन सभी जनसंख्या को सब तत्व अवेलेबल हो ऐसा संभव नहीं है। हम पोषक तत्वों को, ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं, तो कैलोरी में नापते हैं तो भारत में जो औसत कैलोरी उपयोग है, ऊर्जा की मात्रा है, ग्रामीण व्यक्ति 2047 कैलोरी और अर्बन क्षेत्र में है 2020 कैलोरी। जबकि ब्रिटेन में हम ऊर्जा को देखें औसत कैलोरी में, तो वहां पर 3150 कैलोरी उपयोग किया जाता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मात्रा 3022 है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यदि हम कैलोरी की आवश्यकता पर चर्चा करें तो व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है उस पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति बैठे हुए ही मानसिक श्रम वाला कार्य करते हैं उसको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति शारीरिक श्रम वाला कार्य करता है, बहुत परिश्रम करता है, उसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हम इस आधार पर क्रियाशीलता को 3 भाग में बांट दें। निम्न क्रियाशीलता यानी शारीरिक श्रम कम, तो उसको 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। थोड़ा शारीरिक श्रम और थोड़ा मानसिक श्रम यानी मध्यम क्रियाशीलता जिसको कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति बहुत अधिक शारीरिक श्रम करता है, मेहनत का कार्य करता है, बहुत परिश्रम करता है, तो उसको प्रतिदिन 3000 से 4000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम भारत में व्यक्तियों के भोज्य पदार्थ को देखें तो कुछ वर्गों को छोड़ दें तो अधिकांश भारतीयों के भोजन में अनाज की अधिकता होती है। अनाज की अधिकता यानी उसको जो पोषक तत्व मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में मिल रहा है, लेकिन अन्य तत्व जिनकी आवश्यकता होती है, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण वगैरह, इसके लिए दूध, फल, सब्जी जैसे पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसका अभाव देखा जाता है भारतीय भोजन में। और खासकर प्रोटीन की मात्रा तो और बहुत कम होता है, क्योंकि भारत में दलहन फसलों का रकबा क्षेत्र कम होता जा रहा है। दलहन फसलों का उत्पादन कम होने के कारण लोग अनाज को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर देखें तो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन पशु प्रोटीन से प्राप्त होता है, और द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन दालों से मिलता है, दलहन फसलों से हमको प्राप्त होता है। इस आधार पर भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्र है, तो संपूर्ण भारत के खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रों के आधार पर भी प्रोटीन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है।
कुछ राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जो मूलतः गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, ये हाईली प्रोटीन एरिया है, उच्च प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन वे राज्य जहाँ पर मोटा अनाज उत्पन्न होता है, ज्वार बाजरा का उत्पादन होता है, ऐसे क्षेत्र खासकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र, पश्चिम मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ये मध्यम प्रोटीन वाला क्षेत्र है और देश के वे क्षेत्र जो चावल का उत्पादन प्रधान रूप से करते हैं, वहां पर निम्न प्रोटीन का स्तर पाया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ चावल को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसके अंतर्गत मूलतः उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये सब निम्न प्रोटीन वाले क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं। इस मानचित्र में प्रोटीन का वितरण दिखाया गया है कि कौन कौन से स्टेट किस किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम इस प्रोटीन, पोषण और कुपोषण के पश्चात यदि अनाज की कमी और भूखमरी तक पहुंच जाए तो यह देखा गया है, विश्व हंगर इंडेक्स के अनुसार ग्लोबल सूचकांक निर्धारित किया गया है भूखमरी का, और इस सूचकांक के अंतर्गत भारत के लिए भी 17 राज्यों में ये सूचकांक तैयार किया गया है। भारत के 17 राज्यों में पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, असम में स्थिति गंभीर है और 12 राज्य की स्थिति भूख सूचकांक के आधार पर अत्यंत भयावह है। इस भूख सूचकांक के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में भूख सूचकांक पाया गया है, जिसका असर छोटे बच्चों, शिशुओं को विकास दर न्यून हो जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखा जाता है। और ये सब भूख सूचकांक की अधिकता के कारण अल्प पोषण और कुपोषण दोनों से ग्रसित है। इस आधार पर आर्थिक विकास ही महत्वपूर्ण कारक है जो गरीबी का निवारण कर सकता है, और गरीबी का निवारण होगा तभी सब लोगों को पर्याप्त अनाज मिल पाएगा और हम इस भूख, कुपोषण और खाद्यान्न समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। विकास दर में वृद्धि से गरीबी उन्मूलन होगा, जनसंख्या, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिसके लिए अलग अलग कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है। इस मानचित्र में विश्व का हंगर, भूख की मात्रा को दर्शाया गया है कि किन किन देशों में भूख की स्थिति का सूचकांक किस प्रकार से है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के सहयोग से विश्व स्तर पर भूख और कुपोषण की स्थिति को पता लगाने के लिए बनाया गया था, और इसमें खाद्य असुरक्षा को घटाने में होने वाली प्रगति के आकलन के लिए सूचकांक तैयार किया गया था। यह सूचकांक 3 वर्गों में निर्धारित किया गया था। पहला वर्ग है कि किसी देश की कुल जनसंख्या में अल्प पोषित जनसंख्या का प्रतिशत। दूसरा है 5 वर्ष के आयु वर्ग के कुल शिशुओं में कम भोजन वाले शिशुओं का प्रतिशत। और तीसरा है 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में मृत्यु का प्रतिशत कितना है। इन तीनों प्रतिशत के मान के योग को 3 से
विभक्त करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख सूचकांक प्राप्त किया गया है। ग्राफ में मानचित्र में जो भूख की स्थिति है हर 3 वर्षों के बाद इस प्रकार से अभी 15 से 18 के बीच में जो सूचकांक है हम थोड़ा उसमें विजय प्राप्त कर रहे हैं और भूख की मात्रा जो घटते क्रम में आ रही थी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी भूख से ग्रसित लोगों का अनुपात कम होता जा रहा है। विश्व में सहारा उप सहारा का जो क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में और दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं वो भूख की समस्या से अत्यधिक ग्रस्त क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्र में हंगर इंडेक्स का कारण एक जैसा नहीं है, दोनों में अलग अलग है, क्योंकि अफ्रीकी क्षेत्र में उच्च शिशु मृत्यु और अल्प पोषण, यानी उनको भोजन मिल ही नहीं पा रहा है और शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार से यदि दक्षिण एशिया में हम देखें वहां पर निम्न पोषण है मिल रहा है और इसका कारण महिलाओं की अशिक्षा को स्वीकार किया गया है। महिलाओं के अशिक्षा के कारण जो शिशु है उसके भार में वृद्धि नहीं हो पाती है, यानी वो अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे को किस प्रकार से पौष्टिक आहार दिया जाए। तो इस प्रकार से विश्व के 1/3 देशों में 1990 से 8 के दौरान हंगर इंडेक्स के मान का अध्ययन किया गया और इसमें कुछ गिरावट भी देखी गई है। उप सहारा अफ्रीका दक्षिण एशिया के भागों में लगभग 25% कमी देखी गई है। एक अनुमान के अनुसार यदि हम पौष्टिक आहार और कुपोषण से बचने के लिए कुछ प्रयास करें तो भोज्य पदार्थों के रूप में वनस्पतियों का जो अध्ययन किया गया है उसमें वनस्पति शास्त्रियों ने बताया है कि लगभग 2 करोड़ पौधों में से 50,000 पौधे खाने योग्य होते हैं, लेकिन 200 से कम किस्मों का ही उपयोग किया जाता है और लगभग पूरे पॉपुलेशन को 80% खाद्यान्न आपूर्ति तो मात्र 8 किस्मों से ही होती है। यदि हम भारत में देखें तो भारत में आहार और पोषण के स्तर को सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? दलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, दलहन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, तभी जो अल्प पोषण की स्थिति है और कुपोषण की स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों में जो मात्र अनाज का ही उपयोग किया जाता है उसके साथ साथ दूध, सब्जी, पशु प्रोटीन और अंडों का भी उत्पादन उपभोग में वृद्धि करने की आवश्यकता है, तभी सभी जनसंख्या में कुपोषण की समस्या से हम सुपोषण की ओर अग्रसर हो सकेंगे। संतुलित पौष्टिक आहार हेतु आर्थिक स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है। लोगों का आर्थिक स्तर सुधरेगा तो उसकी क्रय क्षमता में वृद्धि होगी और क्रय क्षमता में वृद्धि होगी तो हम जो आज महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दा के रूप में खाद्यान्न, भोजन, पोषण, कुपोषण, भूख जैसे समस्याओं से गुजर रहे हैं, इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार इस मेरे छोटे से व्याख्यान से आप लोगों को भूख पोषण के बारे में जानकारी थोड़ी उपलब्ध हो सकती है और संभवतः आप लोगों को इससे कुछ अवेयरनेस, आप लोगों में अवेयरनेस भी आ सकता है। धन्यवाद।